स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं और आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस में ड्यूटी पर शामिल होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपनी मांग पर अड़े जूनियर डॉक्टर्स। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने प्रेस रिलीज में जताई नाराजगी। कोलकाता में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय तक निकालेंगे रैली। हरियाणा में भाजपा का मेगा नॉमिनेशन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित 21 पार्टी नेता आज करेंगे नामांकन। अन्य दलों के नेता भी भरेंगे पर्चा। बहराइच के महासी इलाके में पकड़ा गया एक और भेड़िया। 6 में से 5 आदमखोर भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने लिया अपनी गिरफ्त में। छठे की तलाश जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सुरक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच होगी चर्चा। और अमेरिका में आज पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच होगी प्रेसिडेंशियल डिबेट। 90 मिनट की लाइव बहस में इकोनॉमी, इमिग्रेशन और एबॉर्शन लॉ जैसे मुद्दे छाए रहने की है उम्मीद। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का स्वदेश वापसी का जोरदार स्वागत। दिल्ली हवाई अड्डे पर ढोल बाजे के साथ हुआ खिलाड़ियों का स्वागत। पेरिस में भारत ने किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की खबर के साथ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के निर्देश के बावजूद कोलकाता रेप मर्डर घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर आज काम नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी डॉक्टर आज भी अपना विरोध प्रदर्शन रखने पर अड़े हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निर्देशक के इस्तीफे की मांग रखी है। इस मांग के साथ ये प्रदर्शनकारी डॉक्टर आज दोपहर सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक एक रैली भी निकालेंगे। इस सिलसिले में एक डॉक्टरों ने एक बैठक भी की। बैठक के बाद एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और मृतका को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे सभी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर पिछले करीब 1 महीने से काम पर नहीं लौटे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर तत्काल लौटने का निर्देश देते हुए कहा था कि विरोध प्रदर्शन कर्तव्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को मंगलवार यानी कि आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता प्रसेनजीत। आपसे जानना चाहेंगे कि विरोध प्रदर्शन की जो आग है, कभी हाथों में मशाल है तो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, क्या कुछ अपडेट इस समय का? देखिए, एक टकराव का स्थिति पैदा हो गया है। इसलिए पैदा हुआ है कि डॉक्टर का कहना है कल करीब आधी रात तक इन लोगों का जिसे कहते हैं GB मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग के बाद इन्होंने जो प्रेस रिलीज निकाले हैं उसमें बताया गया है कि जो हमारी मांग है वो मांग एक भी पूरा नहीं हो पाया अभी तक। पहली बात। दूसरी बात है कि हम हमारे कर्तव्य से दूर नहीं भाग रहे हैं। हम कर्तव्य सटीक तरीका से करने के लिए ही जो मांग है वो मांग किए थे। और तीसरी बात यह है कि इनका सवाल यह है कि जो 23 लोग उनकी ये जो सीज वर्क है इनके कारण 23 मरीजों का मौत हुआ है बोल के कोर्ट के सामने रखा गया है। इसका क्या सबूत है और क्या कहां पे इसका रेटिफिकेशन है, किसने बताया, कैसे हुआ, कहां पे हुआ? तो ये झूठा आरोप उनके ऊपर लगाया गया है क्योंकि उनका कहना है कि सिर्फ 7,000 जूनियर डॉक्टर है, जहां पे पूरे बंगाल में सरकारी अस्पताल में 93,000 डॉक्टर है, उसमें से 7,000 जूनियर डॉक्टर की
हड़ताल से अगर एक महीने में 23 मरीजों का मौत हो जाते हैं तो ये आरोप जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर लगाना चाहिए, ना कि इनकी जो हमारी जो सीज वर्क है इसके ऊपर। तो ये सब कुछ इनका डिटेलिंग करीब शाम को 7 बजे जनरल बॉडी मीटिंग शुरू होने के बाद रात को 12 बजे तक ये चली और उसके बाद इन्होंने प्रेस को एक रिलीज देकर ये सब कुछ बताया। और आपने जो अपने रिपोर्टिंग में भी बताई कि ये आज 1 बजे से जो स्वास्थ्य भवन है इसकी तरफ कूच करेंगे और प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया कि आप तैयार होकर आइए, हमारा मांग पूरा ना होने तक हम वहां पे बैठे रहेंगे और हमारा आपका जो पावर बैंक है, आपका जो बाकी चीजें हैं, दवाइयां हैं, लेके आइए, हम यहाँ पे दिन भर रात भर बैठे रहेंगे हमारी मांग पूरी करने के लिए। जी प्रसेन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर जा चुके हैं। इस समय स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, किस तरह के हालात उत्पन्न हो चुके हैं, और जो डॉक्टर्स की मांग है यदि वो मान ली जाती है तो किस तरह के हालात एक बार फिर से पटरी पर लौट जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो जाहिर सा बात है कि जो सरकारी अस्पतालें हैं, खासकर से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, वहां पे कई सारे माने लाखों मरीज आते रहते हैं हर दिन। और ये जो जूनियर डॉक्टर है इनके ऊपर पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि बंगाल सरकार पिछले 4 साल से किसी अपॉइंटमेंट किए ही नहीं है, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो चाहे वो रेसिडेंट डॉक्टर हो। ये जूनियर डॉक्टर बेसिकली है पीजीटी, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है ये अपने मेरिट के बलबूते पर नीट पीजी देकर ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं और ये सब स्टूडेंट्स के ऊपर ही जो बंगाल की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। इतना ही खराब हेल्थ सिस्टम है यहाँ पे। तो मुश्किल इस बात की है कि जब ये जूनियर डॉक्टर नहीं होते हैं तो फिर जो ओपीडी है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, उसमें थोड़ा सा और बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ने को जबकि ये ओपीडी, ये जो पीजीटी है सिर्फ इस पीजीटी को चलाना नहीं है, साथ में सीनियर डॉक्टर भी होनी चाहिए। जबकि ये सीनियर डॉक्टर है लेकिन मरीज का जो भीड़ है वो सीनियर डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं होने के कारण इनकी संख्या कम हो गया है। और इसीलिए अपना जो खामियाजा है प्रदेश की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो खामियाजा ये जूनियर डॉक्टर के ऊपर से चलाते हैं। सिर्फ उनको जो 40-45 हजार रुपया ये दिया जाता है, जैसे स्टाइपेंड बोलते हैं, उस स्टाइपेंड देकर काम चलवा लेते हैं। अब उसी जगह पे आके सरकार फंस गई है कि ये जो जूनियर डॉक्टर जिन लोगों को 40-45 हजार रुपया देकर ये अपना काम चलवा लेते हैं वो अब धरने पे है या अपने आंदोलन पे है, तो पूरे जो सिस्टम है वो चरमरा गया है। अब ये भी एकदम पूरी तरह से नेकेड कर दिए हैं कि बंगाल की स्वास्थ्य परिसेवा पूरी तरह से ये पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के ऊपर भरोसे है, ना कि ऑफिशियली एम्प्लॉयड डॉक्टर के ऊपर है। जी प्रसेनजीत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की जो मांग है वो जायज है और ऐसे में पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की पेशकश कर देना, किस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं इस समय कोलकाता में? हाँ देखिए, मैंने मतलब देखिए ये तो अदालत की तरफ से जो बताया गया वो सही है कि अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर से जो डॉक्टर है वो एसेंशियल सर्विस में आते हैं, तो एसेंशियल सर्विस उनको देना चाहिए और इसी हिसाब से अदालत की तरफ से जो कुछ भी बताना था बताया गया था। लेकिन इनका कहना है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, हम स्टूडेंट है, बेसिकली हमसे ये काम करवाया जाता है और जो हमारी जो सिक्योरिटी की बात हम कह रहे हैं, एक हॉस्पिटल में सीआईएसएफ दे दिया गया, एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, लेकिन बंगाल में ऐसे करीब 20 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहां पे क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि जो पुलिस कमिश्नर है जिनके खिलाफ सबूत मिटाने की आरोप है, उसी पुलिस कमिश्नर की निगरानी में हमारी अगर सिक्योरिटी की बात कही जाए तो वो सिक्योरिटी हम कैसे मान ले? वो तो हो सकता है कि हमारे खिलाफ कोई साजिश करे। तो इस तरह से बात एक पेचीदा हो गया है। किसी तरह से इस पेज से कैसे निकाला जाए ये तो चारों तरफ से शायद कोशिश है, लेकिन अदालत भी उस कोशिश में अपना योगदान किए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी का मांग पूरा नहीं हुआ। ये जो हमारी पीड़िता है उनकी अगर न्याय की बात करें तो ठीक है, न्याय तो लिए टाइम लगता है, लेकिन कम से कम हमारा सिक्योरिटी तो आप ठीक तरह से करिए।
तो सिक्योरिटी नहीं हो पाया, किसी जगह पे भी नहीं हो पाया। एक जगह पे सीआईएसएफ लगा देना और वो जो पुलिस कमिश्नर है उनका इस्तीफा नहीं हो पाया। और जो थ्रेट परसेप्शन, इसको जब ये लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि सरकार की मदद से और एक लॉबी की मदद से सबको डराया जाता था। वो जो थ्रेट लॉबी को भी किसी न किसी हावी है। तो इसीलिए इनका कहना है कि हमारा कुछ भी मांग पूरी नहीं हो पाया, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि हम काम पे जो हमारा वापस आए तो हम काम पे वापस आए, कम से कम हमारा मांग तो पूरी हो। तो ऐसा एक पेचीदा स्थिति पैदा हो गया है। जी, यही आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि डॉक्टर्स इतने लंबे समय पर हड़ताल कर रहे हैं, काम पर नहीं लौट रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन ममता सरकार किसी तरह से इनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है। ऐसे आखिर क्या मजबूरी सामने आ रही है कि लोगों की जान माल पर बनाई है, लेकिन हड़ताल खत्म हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से? बिल्कुल, अब सही सवाल पूछा है। देखिए, कल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके डॉक्टर को बताया गया कि आप काम पे लौटे आए। पहली मर्तबा मैं बता रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किए हैं, तो ये एक गलत मैसेज गया लोगों तक। पहली बात, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर के नाते आपकी तरफ से जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो आपने नहीं लिए है पिछले 1 महीने से। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं जो बता रहा था कि एक लॉबी यहाँ पे जिसको बताया जाता है नॉर्थ बंगाल लॉबी, ये एक नाम देने के लिए नॉर्थ बंगाल लॉबी एक्चुअली एक ऐसा सिंडिकेट है जो हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी की साथ काफी सिंडिकेट में काम करता है। तो ये जो सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट चाहे वो एग्जाम में किसी को पास कराना हो, चाहे एग्जाम में किसी को ऑनर्स दिलाना हो, चाहे जो मेडिकल इक्विपमेंट और बाकी सामान खरीदना है उसमें फर्जी बिल बनाना हो, चाहे इस तरह से जो स्थिति पैदा करके रखे हैं, ये जो एक डर और भय का माहौल बना के रखा है, ये इससे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर ये लॉबी हावी है। और ये लॉबी पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस की पर्पस साफ करते हैं। तो ये तृणमूल कांग्रेस की और ममता बनर्जी की पर्पस साफ करने के कारण अब हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से इन लॉबी के खिलाफ कोई एक्शन उठाना करीब करीब नामुमकिन है। तो इसीलिए ना सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके एक धमकी देने की, देखिए एक कल ममता बनर्जी ने एक सेंटेंस बताया जो काफी गंभीर हो गया है, काफी काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत हो गया है, अब पूजा में लौट आइए, उत्सव में लौट आइए, मतलब फेस्टिवल में लौट आइए। इसका मतलब क्या है? किसी एक ने अपने बेटी खोई है और डॉक्टर ने 1 महीनों से उन्होंने, डॉक्टर सारे प्रोटेस्ट में है, बंगाल के लोग, देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग प्रोटेस्ट में है, और आपने बोल रहे हैं कि बहुत दिन हो गया, 28 दिन हो गया। तो लोगों का सवाल है, आप जब दिल्ली रोड को सिंगूर के सामने ब्लॉक करके 1 महीना तक बैठे हुए थे, तब आपको अगर किसी ने बताता कि बहुत दिन हो गया आप उठ जाइए, आप अनशन के नाम पर, फास्टिंग के नाम पर धर्मशाला कोलकाता में 26 दिन तक बैठी हुई थी, तब अगर किसी ने आपको बताता कि 20 दिन हो गया है, बहुत आंदोलन कर लिया, आप अभी वापस चलिए, या आपने समर्थन किया उस किसानों को जिन्होंने 1 साल दिल्ली को बंद करके बैठे हुए थे, तब अगर किसी ने बोलता कि बहुत हो गया आप उठ जाइए नहीं तो आपके ऊपर बुलडोजर चला देंगे, तब क्या होता? तो ये जो ममता की स्टेटमेंट है ये काउंटर प्रोडक्टिव है और इस जगह पे लोगों को और गुस्सा दिला दिया। बात पेचीदा हो गया, इससे कैसे निकाला जाएगा लोगों को पता नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत, तमाम जानकारी और अपडेट हम सभी से साझा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल कोलकाता से के हालात तो बता रहे थे हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी। और आइए खबर में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। अब भाजपा कूच बिहार में एक विरोध रैली में शामिल होगी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि 4 सितंबर को कूच बिहार जिले के माथाभांगा में रात दखल और न्याय के लिए रोशनी आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। यह प्रदर्शन आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीजीटी महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा
कि वह माथाभांगा में जाकर भर्त्सना जुलूस में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह जुलूस टीएमसी के गुंडों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के खिलाफ है, जो राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की क्रूरता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय की मांग जारी रहेगी और इस प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। और समाचार में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से समाचार में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर सीमेंट के 1 क्विंटल किलो वजनी ब्लॉक रखा हुआ मिला है। रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर के दूरी पर 2 जगह सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन के कर्मचारी रवि बुंदेला और विश्वजीत दास ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर के मुताबिक 8 सितंबर की रात 10:30 बजे के आसपास यानी कि 10:36 पर सूचना मिली थी कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। गनीमत रही कि ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गया। मौके पर पहुंचे तो पाया कि वह टूटकर गिरा हुआ है। 1 किलोमीटर आगे एक और ब्लॉक टूटकर साइड में रखा हुआ था। ये दोनों ब्लॉक अलग अलग जगह पर रखे हुए थे। इसके बाद डीएफसीसी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मिलकर सराधना से बांगड़ ग्राम स्टेशन तक पेट्रोलिंग की। इस दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। 8/9/24 की रात्रि 10:30 बजे सूचना मिली कि जो लमाना गांव मंगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है उसकी ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट में। एसएचओज उच्च अधिकारी मौके पे हैं। बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। और ये तो राजस्थान की घटना, और आपको बता दें कि इससे पहले कल कानपुर में भी ट्रेन पलटने की साजिश की गई थी। यह कल के और आज के विजुअल्स हैं जो हम आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, हालांकि वो भी विफल रही। और उसके बाद राजस्थान के अजमेर में ये घटना सामने आई, जहां पर ये सीमेंट का ब्लॉक दिखाई दिया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रेन बेपटरी नहीं हुई और ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। ट्रेन को पलटाने की ये जो साजिश की गई थी, इसको लेकर के एफआईआर भी कराई गई है। और इस पूरे मामले को लेकर के हमारे संवाददाता मुरारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले कानपुर में इस तरह की घटना सामने आती है और उसके एक दिन बाद ही राजस्थान के अजमेर में इस तरह की घटना सामने आती है। किस तरह से ये पूरा मामला हुआ और किस तरह से ये पूरी घटना घटित हुई है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल संध्या, जैसा कि आपने रिपोर्ट में ही बताया है कि रविवार की रात 10:30 बजे की ये घटना है, जिसमें जैसे ही चूँकि ये पूरी जो डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्रेट कोर है, इसमें माल गाड़ियाँ चलती है, पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं चलती, तो कोई बहुत बड़ा हादसा भी इसमें हो सकता था। जैसे वो सीमेंट का जो ब्लॉक वो टकराया, उसके बाद जो लोको पायलट उसको पता चला, उसने गाड़ी रोकी, ब्रेक लगाने का उसको देखा कि ये कोई सीमेंट का बड़ा ब्लॉक है। उसने जो रेलवे आरपीएफ है और डेडिकेटेड फ्रेट कोर्ट से संबंधित सिक्योरिटी फोर्स है, उनको इत्तला की, उनको जानकारी दी। उसके बाद जब पता चला कि ये सीमेंट का लगभग 70 से 80 किलो का एक ब्लॉक है, तो दोनों पटरी में दोनों तरफ रखा हुआ था
हालांकि इसमें किस तरह का नुकसान नहीं हुआ, जो इंजन है उसमें ये ज़रूर थोड़ा बहुत डैमेज उसमें हुआ है। लेकिन संध्या, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चूँकि इस मामले में FIR दर्ज हुई है, मेरी जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि हालांकि इसमें किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये जानबूझ के ये काम किया गया है, एक साजिश के तहत ये काम किया गया है। और इससे पहले आपको बता दूं, अगस्त महीने में ही, इससे पहले 23 तारीख और 28 तारीख को इस 2 घटनाएं राजस्थान में हुई है। पहले छबड़ा में हुई थी, इसके बाद पाली और अहमदाबाद मार्ग पर वंदे भारत को सेम इसी पैटर्न पर सीमेंट के ब्लॉक के को रखकर उसको बेपटरी करने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं संध्या, ऐसा लगता है कि कोई न कोई एक बड़ा समूह इसके पीछे हो सकता है। हालांकि रेलवे की तरफ से किसी तरह की इसमें कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यदि हम पैटर्न को समझें, लगातार सीमेंट के ब्लॉक रख के जो पैसेंजर गाड़ी है उसको बेपटरी करने की कोशिश की गई। इसके बाद DFC में, हालांकि DFC में पहला मामला है, जो हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर DFC के, उनसे बात हुई थी। उनका कहना था कि DFC इसमें कॉरिडोर में ये पहला मामला है, इससे पहले कभी इस तरह का मामला देखने को नहीं मिला। लेकिन कहीं कहीं जिस तरह की साजिश हम इसमें दिखती है, वो लगता है कि कोई एक बड़ी साजिश की तरफ ये इशारा करती है। मुरारी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि राजस्थान में एक महीने में 3 बार इस तरह की साजिश होती है। किस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लगातार की जा रही है, और अगर जांच की बात की जाए तो अब किस दिशा में इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो? तो हमारे संवाददाता मुरारी जयपुर से जुड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे कि राजस्थान में जिस तरह की घटना सामने आई है उसको लेकर के किस तरह से जांच की जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 21 नेता भाजपा की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री सैनी जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने से पहले नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद थे और लाडवा विधानसभा उनके इसी संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौंदा के लिए रवाना होंगे, जहां वो कैप्टन अभिमन्यु के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। भाजपा के 19 और प्रत्याशी भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में भाजपा के कई शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। इनमें सढौरा से बलवंत सिंह, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, थानेसर से सुभाष सुधा, गुला से कुलवंत बाजीगर, इंद्री से राम कुमार कश्यप, पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज, खरखौदा से पवन खरखौदा, सोनीपत से निखिल मदान, रानिया से शीशपाल कंबोज, उकलाना से अनूप धानक, हांसी से विनोद भयाना, हिसार से कमल गुप्ता, नलवा से रणधीर पनिहार, बाढ़ड़ा से उमेद पटवास, दादरी से सुनील सांगवान, भिवानी से घनश्याम सराफ, बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, गुड़गांव से मुकेश शर्मा और पृथला से टेकचंद शर्मा शामिल हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले लाडवा की जनता को धन्यवाद किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नायब सिंह सैनी ने आगामी चुनाव में पार्टी की सभी सीटों पर जीतने की उम्मीद भी जताई। का काम करेंगे हमारे काल में, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे पहले सांसद यही से चुना और यहाँ के विधायक के रूप में
मुझे चुनने के लिए जा रहे हैं। मैं सभी का बहुत जिम्मेवारी लाडवा के लोगों की बड़ी है और नब्बा की नब्बा विधानसभा के ऊपर जाना है। लाडवा की सरदारी यहाँ से बहुत बड़े मेंडेट से जिताएगी और बाहर भी हम नब्बा की नब्बा विधानसभा सीटें बहुत बड़े मेंडेट के साथ जीत करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के दावे कोई भी कर सकता है। सभी दल अपने अपने तरीके से दावे करते हैं, परंतु कांग्रेस हवा में दावे करती है। तो लाडवा की जनता से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि इधर कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को बिल्लुवाड़, चौधरी लाल सिंह को बासोहली, रमन भल्ला को RS पुरा जम्मू दक्षिण, योगेश साहनी को जम्मू पूर्व, यशपाल कुंडल को रामगढ़ और मुलाराम को माढ़ सीट से टिकट दिया गया है। पूर्व विधायक हाजी अब्दुल रशीद डार को सोपोर और ठाकुर बलबीर सिंह को जसरोटा से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 2 मौजूदा जिला विकास पार्षदों को भी पार्टी ने चुनाव में उतारा है। पार्टी ने छंब, अखनूर और सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्रों से अभी तक किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। जम्मू उत्तरी, उधमपुर पूर्वी, विजयपुर और कठुआ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जबकि चेनानी सीट से नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPA के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने के बाद वे फिर से अपने विधानसभा चुनाव अभियान को शुरू करने के लिए तैयार हैं। DPAP प्रमुख 12 सितंबर से दक्षिण कश्मीर और चिनाब घाटी में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार शुरू करेंगे। इधर जम्मू के रियासी जिले के अधीन है श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट, जो पहली बार अस्तित्व में आई है। ये पहले कटरा विधानसभा सीट हुआ करती थी। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के कारण कटरा हमेशा सुर्खियों में रहता है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी यहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये आस्था का सैलाब है, दुर्गम रास्ते हैं, नीचे खाई है, भूस्खलन का खतरा है, डर है, लेकिन माता के दरबार में हाजिरी लगाने वाले भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं आई। ये अलग है कि अमन के दुश्मनों ने यहाँ दहशत फैलाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन साल 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें माकूल जवाब मिला। नतीजा ये हुआ कि माता की कृपा पाने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों की संख्या उमड़ती गई। केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेन और हवाई मार्गों के विस्तार ने भक्तों और सैलानियों को यहाँ तक खींचा है। मसलन यहाँ रोजगार बढ़े हैं, आय में इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले यात्रा संख्या थोड़ी सी बेहतर ही चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो पिछले 3 या 4 साल का मैं ट्रेंड बताऊंगा कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के दौरान तो सभी जगह पे यात्रा संख्या में कमी आई थी, उसके बाद जो है संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। और बोर्ड की भी जो हमारी लगातार कोशिश यही है कि बढ़ती हुई यात्रा संख्या के मद्देनजर जितनी भी यात्रा सुविधाओं में वृद्धि हो सके, बेहतरी हो सके और यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके, उसके प्रति बोर्ड जो है निरंतर प्रयासरत है। माता वैष्णो देवी विधानसभा को पहली बार विधानसभा का दर्जा मिला। भाजपा के प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा कहते हैं कि माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ रुपए के 6 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है। कटरा में खास तौर पे डेवलपमेंट आप कह रहे हैं कि सेंट्रल सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ की 6 लेन जहां पे उन्होंने दी है, 930 करोड़ रुपए का AMS उन्होंने वहां पे दिया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक परिक्रमा को यहाँ पे अप्रूव किया है। जो परिक्रमा ये त्रिकुटा पर्वत के पीछे से होके, मतलब के मंदिर के पीछे से होके यहाँ पे आएगी। 108 किलोमीटर का जो है ये मेन मुद्दा रहेगा और यही यहाँ की जो है डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र जामवाल बीजेपी के विकास को सिरे से नकारते हैं।
जामवाल कहते हैं कि बीजेपी ने माता वैष्णो देवी के पहाड़ खोद दिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो वैष्णो देवी में ही है कि जो पहाड़ इन्होंने सारा खोखला कर दिया। आप जो नया ट्रैक इन्होंने ताराकोट वाला बनाया है, वहां पे इतनी ब्लास्टिंग की है, वो डिस्टर्ब हो चुका है पहाड़। और हर महीने जब भी बारिश होती है तो स्लाइड होता है, यात्री मरते हैं वहां पे। माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट परिसीमन के बाद 2021 में अस्तित्व में आई है। यहाँ कुल 56,000 मतदाता हैं। माता वैष्णो देवी विधानसभा में दूसरे चरण में 25 सितंबर को मतदान है। माता के दरबार में हर सियासी दल अपना मत्था टेक रहे हैं। अब देखना होगा कि किस प्रत्याशी पर माता वैष्णो देवी अपनी कृपा बरसाती हैं। माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस समेत कई उम्मीदवार माता वैष्णो देवी की कृपा पाने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना है कि दोनों प्रत्याशियों में से किस प्रत्याशी को माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिलता है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, कटरा। तो ये थी जनादेश से जुड़ी खबरें और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज वन विभाग ने 5वें भेड़िए को पकड़ने में सफलता पाई है। कहा जा रहा है कि अभी भी एक भेड़िया आजाद घूम रहा है, जिसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। इससे पहले 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। आज सुबह जिस भेड़िए को पकड़ा गया है उस भेड़िए की लोकेशन महसी इलाके के सिसैया चूड़ामणि गांव में कल देखा गया था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने थर्मल ड्रोन से ट्रेस करने के बाद 5वें भेड़िए को पकड़ लिया। वन विभाग ने 6 भेड़ियों को चिन्हित किया, जिनमें से 5वां भेड़िया आज सिसौली चूड़ामणि गांव में वन विभाग के जाल में कैद हो गया। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 10 दिन से इस भेड़िए के पीछे पीछे घूम रहे थे और उसे पकड़ने के लगातार प्रयास कर रहे थे। वन विभाग की ओर से लगातार भेड़ियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। जुलाई से ही बहराइच के महसे इलाके में भेड़ियों का आतंक काफी बढ़ा हुआ है। भेड़ियों के हमलों में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 बच्चे और एक महिला शामिल हैं। अब बच्चे एक भेड़िए की तलाश के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज वन विभाग ने 5वें भेड़िए को पकड़ने में सफलता पाई। भेड़िए को पिंजरे में पकड़कर वन विभाग के कार्यालय लाया गया है। कल इसी क्षेत्र में भेड़िए ने बकरी को उठाया था, जिसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी और आज सुबह उसको पकड़ लिया गया। अभी एक भेड़िया बाकी है, जिसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर रेणु सिंह से बातचीत की। आइए सुनते हैं। बहराइच में जो ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा था वो मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। आज 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। जाहिर है कि ये बड़ी उपलब्धि है। रेणु सिंह जी, शासन ने आपको जिम्मेदारी क्यों? मैं यहाँ पे मुख्य वन संरक्षक हूँ सेंट्रल जोन की, तो ये मेरा दायित्व था कि मैं यहाँ आकर के यहाँ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँ। 6 भेड़िए थे, 6 में से 5 भेड़िए हम पकड़ चुके हैं, एक और बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको भी हम रेस्क्यू कर लेंगे। कितने लोगों की टीम लगाई गई थी और कितना प्रयास था? देखिए, टीम तो बहुत बड़ी टीम थी जो यहाँ पे लगाई गई थी और बहुत बड़ी टीम लगाई गई थी। इसमें हम लोगों ने जहाँ पर भी अटैक्स हो रहे थे और जहाँ पे घटनाएं हो रही थी उस पूरे एरिया को हम लोगों ने डिमार्केट कर दिया था 3 सेक्टर्स में, सेक्टर 1, 2, 3 और एक रिजर्व सेक्टर था। और उसमें टीम्स लगाई गई थी, गश्ती की टीम थी, दिन की गश्ती, रात की गश्ती की टीम थी, पब्लिक अवेयरनेस की टीम थी। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लोगों को जा करके डोर टू डोर अवेयर करना, बताना कि रात में आप लोग कमरों के अंदर सोएं, दरवाजों के अंदर सोएं, बच्चों को बाहर ऐसे न छोड़ें और गश्त करें। साथ में सब लोग ग्रुप मिला करके जागते रहो, किनारे लगाएं, पटाखे चलाएं। इस तरह की चीजें हम लोगों ने लोगों को बताई थी और पैम्फलेट्स बांटे हम लोगों ने, हैंडबिल्स बांटे और लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहे। कमांड सेंटर यहाँ बनाया। किसी की भी कोई भी क्वेरी आती थी, कोई बात आती थी तो तुरंत टीम वहाँ पहुँच जाती थी। कहीं से इन्फॉर्मेशन आती थी, टीम तुरंत पहुँच जाती थी। तो इन सब चीज़ों का भी फायदा हम लोग को मिला। उम्मीद क्या की जानी चाहिए कि 6वां भेड़िया भी नहीं, 6वां भेड़िया बाहर है, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं। जैसे पहले हमें सफलता मिली है, मुझे उम्मीद है कि इसमें भी हम सफल हो पाएंगे। लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए अभी भी जरूरी है कि लोग उसी तरह। जी बिल्कुल अवेयरनेस
जिस प्रकार की सावधानियां बरती जा रही थी, जिस प्रकार से पहले किया जा रहा था, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लगातार जैसे मैंने आपसे कहा, बच्चों को अंदर रखें, दरवाजों के अंदर रहें, गश्त ग्रुप में करें, टॉर्च लेकर के चलें, रोशनी करें, पटाखे जलाएं और पूरा प्रयास करें कि बिल्कुल सुरक्षित रहें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और छोटे बच्चों को सुरक्षित जरूर रखें। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, बहराइच। तो लोग एहतियात बरत रहे हैं और एक जो भेड़िया बाकी है उसे पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है और प्रयास कर रहा है कि जल्द ही इस भेड़िए को पकड़ लिया जाए। खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि सीबीआई ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में रायपुर स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अकाउंट ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नौकरी के दौरान हुए आय से अधिक संपत्ति जमा की थी, जिस वजह से सीबीआई ने उसके घर और कार्यालय सहित 3 जगहों पर रेड मारी है, जहां करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधान महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपी ने जुलाई 2006 को एसओ के पद पर ग्रेड वेतन 4800 रुपए में नौकरी ज्वाइन की थी। इधर भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग के आवास पर एक 17 साल की युवती का एक कमरे में पंखे से लटका हुआ शव मिला है। नाजिया नाम की युवती पिछले कई वर्षों से विधायक के घर पर रहकर घरेलू काम कर रही थी। घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मालिकाना की है। आपको बता दें कि सपा विधायक जाहिद बेग भदोही विधानसभा सीट से विधायक हैं। एसपी भदोही मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि सदर विधायक के यहां मृतक पिछले 7 सालों से रहकर घर के सारे काम करती थी। इसके साथ ही प्रशासनिक टीम द्वारा स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट टीम की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और विभिन्न बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। जनपद भदोही के भदोही थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनके घर में उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, और आज ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे पहुँची थी। शव को जो है कब्जे में लिया गया। उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हर बिंदु पे जांच की जा रही है। इधर उत्तराखंड में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच बुनकटिया में भारी वर्षा और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में पत्थर गिरने से 5 व्यक्तियों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर रेस्क्यू की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सोनप्रयाग के सेक्टर मजिस्ट्रेट को तुरंत बचाव और राहत के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर तेजी से कार्रवाई की। इस दौरान एक व्यक्ति का शव और 3 घायलों को बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बचाव अभियान अभी भी जारी है और सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। मौसम अनुकूल होने के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया और सोनप्रयाग के पास बाधित मार्ग आवागमन के लिए दोबारा से सुचारू रूप से शुरू हो गया है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना को विस्तार देते हुए नई दिल्ली में गंगाराम अस्पताल और कोल इंडिया के बीच एक करार हुआ है। करार के तहत ऐसे गरीब बच्चे जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, उनकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कोल इंडिया लिमिटेड सीएसआर फंड के तहत 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने गंगाराम अस्पताल के अलावा 15 और अस्पताल के साथ करार किया है, जहां थैलेसीमिया से पीड़ित गरीब बच्चों की आर्थिक मदद की जाती है। इस आर्थिक मदद को पाने के लिए अस्पताल मरीज की पहचान करता है और स्वास्थ्य मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी के पास इसे करती है। फिर कोल इंडिया आर्थिक मदद देता है। अब तक कोल इंडिया लिमिटेड 600 बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा चुका है। इस एमओयू से कोल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कुछ राशि सेंटर्स को देती है। अब लेटेस्ट गंगाराम हॉस्पिटल पार्टनर बना है एमओयू साइन करके, तो अब हमें
हमारा दायित्व है कि हम आइडेंटिफाई करें ऐसे बच्चे जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं और उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा प्राप्त करवाएं। ये स्कीम कोल इंडिया फंड CSR के फंड के थ्रू फंड देता है, जिसमें से वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उनके बच्चे अगर थैलेसीमिक से पीड़ित होते हैं तो 10 लाख तक की राशि पर पेशेंट की सहायता दी जाती है। और ये एक पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एक पोर्टल बना हुआ है जिसमें कि बहुत सुविधाजनक वो अपना सारा डिटेल्स आ सकते हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वाधान में स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, वो सारे एप्लीकेशन को स्क्रीनिंग करती है और जो केस स्क्रीनिंग कमेटी से पास होती है वो विभिन्न, आज ये सर गंगाराम 15वां हॉस्पिटल है जो इम्पैनल हुआ है ये सुविधाएं देने के लिए। इसके पहले 14 हॉस्पिटल के साथ हमारा MOU साइन हुआ है। एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने आईफोन 16 को कंपनी ने नए डिज़ाइन के साथ पेश किया, जबकि आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स को पुराने लुक के साथ ही पेश किया गया है। प्रो सीरीज के डिज़ाइन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि अब प्रो सीरीज में यूजर्स को एक नया बटन मिलेगा जो कैमरा को एक्टिव करने के लिए होगा। कल कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित एप्पल पार्क में कंपनी के सालाना इवेंट का आयोजन हुआ। कंपनी ने इस बार इवेंट को इट्स ग्लो टाइम नाम दिया था। इसी इवेंट में एक के बाद एक एप्पल के कई नए डिवाइसेस लॉन्च किए गए। कंपनी ने एप्पल वॉच सीरीज 10, एयरपॉड्स 4, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2, एयरपॉड्स मैक्स को लॉन्च करने के बाद आईफोन 16 सीरीज से पर्दा उठाया। और इधर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 की शुरुआत होने जा रही है। 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलने वाले आयोजन में देश विदेश की 250 कंपनियां प्रतिभागी होंगी। सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़ी विश्व की नामी कंपनियां अपने नवोन्मेष की प्रदर्शनी यहां लगाएंगी, जिन्हें देखने लगभग 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। साथ ही यह भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण की क्षमताओं को भी विश्व मानचित्र पर रखेगी। सेमिकॉन इंडिया 2024 वैश्विक नेताओं, सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाएगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर केंद्रित 3 दिवसीय कार्यक्रम बुधवार से शुक्रवार तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। 250 companies which are participating from the semiconductor side, and they are coming from 24 different countries. And they includes all the parts of the supply chain. Be it equipment, be it raw material, be it display, be it fab, all the components of the ecosystem are covered under this event. सेमिकॉन का एक और उद्देश्य है संभावित रोजगार के अवसर को जगाना। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास का कार्यक्रम 21 दिसंबर 2021 को 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम में मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। गुजरात के साणंद में अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन भारत का पहला हाई एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रहा है। इसके 2024 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों पर काम चल रहा है, जिनमें से 3 गुजरात में और 1 असम में है। I think all the ingredients are here in India as we speak. I think this is the right time. We just need to make it happen. And Semicon starting Wednesday 11th is a big, I will say, event which we are bringing more than 250 companies to 150 international companies to bring their products into India and their technology into India. So that's a really big thing. सेमीकंडक्टर आधुनिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है और फोन, चिकित्सा उपकरण, कार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित कई उपकरणों के निर्माण में आवश्यक है। कुल विनिर्माण क्षमता का लगभग 70% से भी ज्यादा दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, अमेरिका और जापान में केंद्रित है। भारत भी प्रधानमंत्री के विजन से सेमीकंडक्टर और संबंधित उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज।
इधर केंद्र सरकार की कोशिश देश को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए सरकार लगातार इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश कर रही हैं। मौजूदा दौर में तकनीकी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरणों सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए सेमीकंडक्टर की बेहद अहम भूमिका है। इसकी बढ़ती भूमिका को देखते हुए सरकार लगातार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बने। इसके लिए सरकार ने 21 दिसंबर 2021 को कुल 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM लॉन्च किया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन देश में स्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। ISM का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में ISM योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। India is embarking on a transformative journey to become a global hub for semiconductor manufacturing through the India Semiconductor Mission. Under this mission, the government has announced plans to support semiconductor manufacturing plants known as fabs as well as design companies. The focus is to create a complete ecosystem all the way from design, fabrication, testing and packaging. The state of Gujarat has taken lead with the establishment of the semiconductor fabrication unit in Dholera Special Investment Region. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए L&T सेमीकंडक्टर के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर संजय गुप्ता ने कहा कि 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार $100 बिलियन से अधिक होगा। The semiconductor industry in India plays a pivotal role for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat. As we build local capabilities in this critical technology, we are not only reducing our dependence on imports, but also contributing to India's GDP in a big way. By 2030, as per estimates, industry in India with respect to semiconductors will cross $100 billion as an opportunity. And we have to capture this opportunity. And this will be vital for making India a self-reliant and developed nation in times to come. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी जा चुकी है। इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। अदानी ग्रुप और इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर की ओर से महाराष्ट्र के पनवेल में 83,947 करोड़ रुपए के निवेश से प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता 40,000 वेफर्स प्रति माह होगी। अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रॉन की ओर से गुजरात के साणंद में करीब 23,000 करोड़ रुपए के निवेश से आउटसोर्सिंग असेंबली और टेस्टिंग यूनिट लगाई जा रही है। इसमें बनी चिप की आपूर्ति घरेलू और वैश्विक बाजार में भी की जाएगी। टाटा ग्रुप और ताइवानी कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 50,000 वेफर्स प्रति माह होगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से असम के मोरीगांव में ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा स्थापित की जा रही है। इस प्लांट में करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। भारत की CG पावर की ओर से जापान के रेनेसॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर गुजरात के साणंद में 7,600 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक OS80 प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्लांट में करीब 1.5 करोड़ चिप प्रतिदिन बनाई जाएगी। कायन सेमिकॉन की ओर से गुजरात के साणंद में 3,307 करोड़ रुपए के निवेश से OS80 प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट में करीब 63 लाख चिप प्रतिदिन बनाई जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर खत्म होगी। भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होगा, बल्कि अन्य देशों को भी सेमीकंडक्टर का निर्यात करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
इधर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश में खाने पीने की वस्तु में प्राथमिकताओं और बीते 10 साल में देश के गांव और शहरों में हो रहे बदलाव पर एक बहुत रोचक अध्ययन प्रकाशित किया है। अध्ययन में बताया गया है कि गांव और शहरों में परिवारों के खर्च में अनाज पर होने वाले खर्च में कमी आ रही है और लोग पोषक तत्वों की तरफ रुझान कर रहे हैं। इसलिए सरकार को अनाज पर केंद्रित होने वाली नीतियों पर फिर से विचार करना चाहिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में खाने पीने की वस्तुओं के उपभोग को लेकर एक अत्यंत रोचक अध्ययन सामने आया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सरकार के सर्वे का अध्ययन कर राज्यों में पोषण की स्थिति पर एक शोध किया है। शोध में पता चलता है कि भारत के सभी राज्यों में गांव और शहरों में हर महीने प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी देखी गई है। ग्रामीण इलाकों में मासिक खर्च में बढ़ोतरी औसतन 164% देखी गई है और शहरों में 146%। सभी राज्यों में देखा गया है कि गांव और शहरों में परिवारों का खाने पीने पर होने वाला खर्च काफी कम हुआ है। यह भी देखने को मिला है कि लोग अनाज पर खर्च कम कर रहे हैं और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों पर ज्यादा। लोग दूध, फल और एनिमल प्रोटीन उत्पादों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और गेहूं चावल पर कम। अच्छी खबर यह भी है कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे निचले 20% परिवारों में खाने पीने के स्तर में सुधार देखा गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का मानना है कि सरकार की नीतियों का फोकस ज्यादातर अनाज पर ही केंद्रित है, जो किसानों के कल्याण में बहुत ज्यादा भूमिका नहीं निभा रही है, क्योंकि लोगों का खर्च अनाज पर घट रहा है। अध्ययन में ये भी पता चला है कि बेहतर होते हुए बुनियादी ढांचे, स्टोरेज की बेहतर व्यवस्था से फल, दूध और दूध से बने उत्पादों, मछली और मीट की सप्लाई को सुगम बनाने में मदद मिली है। आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य अर्थशास्त्री शमिका रवि ने अपने एक एक्स पोस्ट में लिखा, अब 90% से अधिक ग्रामीण परिवार और 94% शहरी परिवार पूरे साल ताजे फल खा रहे हैं। पूरे देश में आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में प्रगति के कारण उपलब्धता और सामर्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। सबसे बड़ा सुधार सबसे गरीब समूहों और सबसे दूर दराज के क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ है। दूसरी तरफ परिषद के अध्ययन में यह भी पाया गया है कि लोगों का खर्च प्रोसेस्ड फूड पर ज्यादा बढ़ रहा है। देश के शहरों में ऊपर के 20% परिवारों में लोग पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नया ट्रेंड एक तरफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को तो मजबूती प्रदान कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। परिषद का मानना है कि प्रोसेस्ड फूड के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अभी और अध्ययन करने की जरूरत है और प्रोसेस्ड फूड में भी पोषण और बेहतर उत्पादों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इधर पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का स्वदेश वापसी पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आज सुबह भी भारतीय दल के कुछ सदस्य भारत वापस लौटे। दिल्ली हवाई अड्डे पर भारतीय खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए काफी संख्या में खेल प्रेमी और परिवार के लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लोग खिलाड़ियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर ढोल बाजे के साथ मौजूद रहे। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफलता पाई थी। भारत ने 7 स्वर्ण पदक के साथ 29 पदक जीते। ये भारत का पैरालंपिक में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।